सोचिए, साल 1945, बर्लिन शहर खंडहर बन चुका है और वहां एक बंकर के बाहर सोवियत सैनिकों को एक जली हुई लाश मिलती है। ये लाश उस आदमी की थी जिसने दुनिया को इतिहास के सबसे खूनी जंग में झोंक दिया था। तो सवाल ये उठता है कि एक नाकाम कलाकार आखिर इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा राक्षस कैसे बन गया? चलिए इस सफर को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर लेते हैं। ये कहानी सिर्फ एक विलेन की नहीं है। ये कहानी है एक प्रोसेस की, एक प्रक्रिया की, एक इंसान के मॉन्स्टर बनने के सफर की। यही वो नजरिया है जिससे हम इस पूरी पड़ताल को देखेंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि उसने क्या किया, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान इतना कैसे बदल गया। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम हिटलर की जिंदगी को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान एक मॉन्स्टर बना। फिर हम सुनेंगे उसकी नफरत भरी आवाज को और देखेंगे कि कैसे एक लोकतंत्र ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद हम एक शैतानी साम्राज्य के बनने, दुनिया के आग में झुलसने और आखिर में बंकर में उसके खात्मे की कहानी देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हिटलर का बचपन। एक तरफ सख्त पिता, दूसरी तरफ बेहद प्यार करने वाली मां और दिल में एक सपना, एक महान आर्टिस्ट बनने का सपना। जरा सोचिए, किसी के सबसे बड़े सपने का क्या होता है जब उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता है। हिटलर के साथ यही हुआ। वियना की मशहूर एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे एक नहीं बल्कि 2-2 बार रिजेक्ट कर दिया। यह सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, यह उसके वजूद पर हमला था। और इसी एक झटके ने उसके अंदर एक ऐसी कड़वाहट भर दी जो कभी खत्म नहीं हुई। और इस नाकामयाबी के बाद वो गरीबी के ऐसे अंधेरे में डूबा कि पूछिए मत। बेघर लोगों के साथ शेल्टर्स में रहना, गुजारे के लिए हाथ से बने पोस्ट कार्ड बेचना, और वियना की सड़कों पर ही उसे वो जहरीला साहित्य मिला, कट्टर यहूदी विरोधी बातें, और बस उसे अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा फोड़ने के लिए एक बहाना मिल गया, एक बलि का बकरा, जिसे वो यहूदी सिस्टम कहता था। तो एक नाकामयाब कलाकार जो सड़कों पर जी रहा था, उसके जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये वो घटना थी जिसने इस दिशाहीन, भटके हुए नौजवान को पहली बार जिंदगी में एक मकसद दिया, एक पहचान दी, अपनेपन का एहसास दिलाया। और यहां देखिए, किस्मत का खेल कहिए या विडंबना, 1914 में ऑस्ट्रिया की सेना ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो हथियार उठाने के लिए बहुत कमजोर है। और वही आदमी कुछ साल बाद जर्मनी के लिए लड़ता है और उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास जैसा बड़ा सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, जानते हैं ये मेडल उसे किसकी सिफारिश पर मिला? एक यहूदी ऑफिसर ह्यूगो गटमैन की। लेकिन फिर जर्मनी युद्ध हार गया और जब देश ने सरेंडर किया तो हिटलर जैसे कई लोगों ने एक खतरनाक कहानी पर यकीन कर लिया। यह कहानी थी पीठ में छुरा घोंपने की, कि भाई जर्मन सेना तो मैदान में हारी ही नहीं, उसे तो घर बैठे यहूदियों और कम्युनिस्टों ने धोखा दिया है। ये झूठ उसके दिमाग में घर कर गया और इसी के साथ उसे जिंदगी का एक नया मिशन मिल गया, बदला। युद्ध खत्म हुआ। अब हिटलर सेना के लिए जासूसी का काम करने लगा और इसी दौरान उसे अपने असली टैलेंट का पता चला। वो पेंटिंग के लिए नहीं बल्कि बोलने के लिए बना था। उसे एक छोटी सी अनजानी सी पॉलिटिकल पार्टी पर नजर रखने भेजा गया। वहां एक मीटिंग में जब उसने बोलना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज में, उसके शब्दों में एक जादू है। वो भीड़ को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। अब आते हैं 1929 पर। दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर, द ग्रेट डिप्रेशन, और इसी तबाही ने हिटलर के लिए सत्ता का दरवाजा खोल दिया। जैसे जैसे जर्मनी की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, लोगों का भरोसा डेमोक्रेसी से उठता जा रहा था। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी खुद ब खुद बताता है। 1928 में नाजी पार्टी को वोट मिले थे सिर्फ 2.6%, कोई पूछता भी नहीं था। फिर आई मंदी और सिर्फ 4 साल में 1932 तक यह आंकड़ा उछलकर 37.3% पर पहुंच गया। साफ है, जब लोग हताश होते हैं, भूखे होते हैं, तो वो कट्टरपंथी आवाजों को सुनने लगते हैं। और एक बार चांसलर की कुर्सी मिलते ही हिटलर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने जर्मन डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए एक एक करके कदम उठाए। पहले संसद की बिल्डिंग राइक्सटैग में आग लगी और इसका बहाना बनाकर सारे नागरिक अधिकार छीन लिए गए। फिर आया द एनेबलिंग एक्ट, जिसने उसे कानून बनाने की पूरी ताकत दे दी। इसके बाद नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स में उसने अपने ही पार्टी के अंदर के दुश्मनों को खत्म कर दिया। और बस देखते ही देखते सिर्फ 18 महीनों के अंदर जर्मनी एक पूरी तरह से तानाशाही राज बन चुका था। तो अब हिटलर के पास
असीमित शक्ति थी और इस शक्ति के साथ उसने जर्मन समाज को अपनी नाजी सोच के सांचे में ढालना शुरू कर दिया। ये दौर था प्रोपेगेंडा और ब्रेन वॉशिंग का। और इस काम में उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स। गोएबल्स को लोगों के दिमाग से खेलना आता था। उसने मीडिया की हर चीज पर, फिल्में, रेडियो, अखबार, सब पर कब्जा कर लिया। उसने ये पक्का किया कि हर घर में एक सस्ता रेडियो हो ताकि हर जर्मन सिर्फ एक ही आवाज सुने, हिटलर की। पूरा जर्मनी एक ऐसे कमरे में तब्दील हो गया था जहां सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी। नाजियों ने लोगों को बहुत लुभावने सपने दिखाए। वादा किया काम और रोटी का, वादा किया खोए हुए राष्ट्रीय गौरव को वापस लाने का, एक मजबूत और शांत जर्मनी का। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत थी टोटल वॉर, नरसंहार और आखिर में एक बर्बाद देश। अब ये नफरत भरी विचारधारा सिर्फ जर्मनी की सीमाओं तक नहीं रही, अब ये पूरे यूरोप में फैलने वाली थी। और इसके साथ ही शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक दौर, दूसरा विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट। ये नंबर 60 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। 60 लाख लोग जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो यहूदी थे। 60 लाख जिंदगियां, 60 लाख कहानियां जिन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया गया। ये उस नरसंहार का पैमाना है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और जानते हैं सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या है? कि ये सब कितनी आसानी से, कितने ठंडे दिमाग से प्लान किया गया था। 1C कॉन्फ्रेंस नाम की एक मीटिंग हुई। वहां बड़े बड़े नाजी अफसर मिले और कॉफी पीते पीते सिर्फ 90 मिनट के अंदर उन्होंने यहूदी समस्या का अंतिम समाधान, यानी पूरी कौम को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। सोचिए, महज 1.5 घंटे में। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। उस 1000 साल के साम्राज्य का अंत जो मुश्किल से 12 साल चला, और उसके बनाने वाले का शर्मनाक अंत। इस अंत की शुरुआत हुई स्टेलिनग्राद से। ये वो लड़ाई थी जिसने युद्ध का पासा पलट दिया। जब जर्मनी की पूरी छठी सेना सोवियत फौजों से घिर गई तो हिटलर ने बर्लिन में बैठे बैठे एक पागलपन भरा हुक्म दिया, कोई पीछे नहीं हटेगा, जीत या मौत। उसने अपने लगभग 3 लाख सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया। उनमें से सिर्फ 5000 ही जिंदा वापस लौट पाए। ये साफ था कि हिटलर अब हकीकत से कोसों दूर जा चुका था। उसके आखिरी दिन तो मानो किसी तेज रफ्तार फिल्म की तरह बीते। 22 अप्रैल को उसने पहली बार अपनी हार मानी। 29 अप्रैल को जब बाहर सोवियत टैंकों की गूंज सुनाई दे रही थी, उसने बंकर के अंदर अपनी प्रेमिका एवा ब्राउन से शादी की। और ठीक अगले दिन 30 अप्रैल को दोनों ने खुद को खत्म कर लिया। और एक हफ्ते के अंदर 7 मई को जर्मनी ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। 1000 साल का सपना मिट्टी में मिल गया। और उस फ्यूरर का अंत, वो भी बेहद शर्मनाक। उसके भरोसेमंद लोगों ने उसकी लाश को बंकर के बाहर एक गड्ढे में डाला, उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। तो कहानी वहीं आकर खत्म हुई जहां से हमने शुरू की थी, एक जली हुई लाश पर। हिटलर तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरे विश्व युद्ध में 6 करोड़ से ज्यादा मौतें, हॉलोकॉस्ट का वो भयानक सच जिसके बाद इजराइल बना। दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ और भविष्य में ऐसी तबाही को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी विरासत है एक सबक, एक वादा, फिर कभी नहीं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब किसी देश की हताशा, उसका गुस्सा किसी एक राक्षस के लिए सत्ता में आने का मौका बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना आज भी उतना ही जरूरी है जितना कल था, ताकि इतिहास खुद को फिर से ना दोहराए।